नमस्कार। मैं सारे दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारा स्पेशल पॉडकास्ट है जो हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम और ओवरऑल इंडस्ट्री को डिकोड करने के लिए कर रहे हैं। एज़ यूजुअल आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी हैं। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जय माता दी। शिवांग जी थैंक जो यू। हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम के इन्वेंटर हैं, प्लस एसपी एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। साथ ही साथ ये जर्नलिस्ट का भी काम करते हैं और द अर्थ न्यूज़ के संपादक हैं। मेरे साथ हैं मेरे मित्र और मेरे कुलीग आशीष कपूर जी। तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पे ही आऊँगा इस बार कि जैसे आपने हमारा टाइटल देखा, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल हाय। मैं आगे बढ़ने से पहले ये बोलूँगा कि हम ये प्रोग्राम 1 घंटा पहला करने वाले थे, लेकिन शायद क्या करें, क्या ना करें। मैं भी पेरेंट हूँ, आशीष भी पेरेंट है, शिवांग सर तो पेरेंट के साथ-साथ करीबन मैं कहूँगा 20-25 हज़ार बच्चों के गार्डियन या टीचर भी रह चुके हैं। तो इनका नज़रिया जो है और जो मेरा नज़रिया है, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि एज़ अ पेरेंट मैं शायद देखिए मैं क्या कहूँगा, अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो रहा इंडियन सोसाइटी पे, प्लस जिस तरीके से बाहर के जो सोसाइटीज़ थी उनका जो बढ़ चढ़ के हमारे इधर एडवर्टाइजमेंट हुआ, प्लस इंटरनेट का आना, ये सब चीज़ जो है, इस सारी चीज़ ने एक ऐसा सिनेरियो बना दिया है कि हर कोई पेरेंट परेशान है, क्या मैं सही कर पा रहा हूँ या नहीं। और उसे ये भी नहीं पता कि शायद वो जो ये सवाल उठ रहा है उसके मन में, ये भी कुछ लोगों द्वारा कुरेद के उठाया गया सवाल है। कुछ लोग जो अपना कुछ और चीज़ उनको बेचना चाहते हैं, तो वो उनको जानबूझ के भी असमंजस में डालने की कोशिश करते हैं कि ताकि वो उनके प्रोडक्ट की तरफ, या जो जिस तरीके से मैं कहूँगा एक एक जो ट्यूशन का सिस्टम भी चल रहा है हमारे देश में, वो एक बहुत ही बड़ी मल्टी मल्टी मिलियन रुपीज़ की इंडस्ट्री है, बिलियन टच करने वाली है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो वो भी कुछ हद तक देखिए आजकल क्या है कि फेसबुक है, यूट्यूब है, आप एड्स के थ्रू कुछ भी चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। प्लस कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन इन्फ्लुएंसर्स को आप पे करके अपना कंटेंट प्रमोट कर सकते हैं। तो एक ऐसा एक एक मैं कहूँगा एक माया जाल सा फैल चुका है हमारे आगे पीछे, जिसमें एक पेरेंट और एक स्टूडेंट परेशान है कि क्या इस चेंजिंग टाइम, जो ये बदलता हुआ वक्त है, इस बदलते हुए वक्त के हिसाब से क्या मैं सही दिशा में चल पा रहा हूँ कि नहीं। तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आऊँगा। शिवांग जी, पहला सवाल मैं आप ही से पूछूंगा। देखिए हमने काफ़ी बहस की अभी, इससे पहले भी काफ़ी देर तक बातचीत हुई हमारी। तो अब मुझे लग रहा है उस बातचीत के से पहले मैं शायद कॉन्फिडेंट था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं तो रिलैक्स चल रहा हूँ, मैं सही चल रहा हूँ, मैं अमेरिकन टाइप चल रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ। तो लेकिन कुछ ये जो हमारी 30-35 मिनट की बातचीत हुई, इसके बाद मुझे भी कहीं ना कहीं सवाल आने लग गए कि क्या मैं पूरा कर रहा हूँ या नहीं, क्या मैं कहीं ज़्यादा ही रिलैक्स तो नहीं चल रहा। रवीश और आशीष, जैसे आपने ये शो शुरू किया, आपने कहा बात करनी है, संडे था, रात का टाइम था, मैं भी एक फ्रेश माइंड से बच्चों के बारे में सोच रहा था। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बताना चाहता हूँ कि क्यों मेरी बात में रेलेवेंस है। वो इसलिए है क्योंकि बाय हॉबी एंड बाय चॉइस मैंने अपनी लाइफ के कंटिन्यूसली 28 ईयर्स बच्चों को डेडिकेट किए हैं, और मैंने उन चीज़ों का रिकॉर्ड अपने पास रखा है जो मुझे ऑब्ज़र्व हुई। स्टार्ट करते हैं कि हमने आज जब ये डिसाइड किया क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल आए, कारण ये था कि मैंने देखा कि सोशल मीडिया की बड़ी कृपा है कि कम से कम चीज़ें रिकॉर्डेड पड़ी रहती हैं और कोई इंसान देख सकता है कि एग्जैक्टली क्या कहा गया। और अगर ये सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद जैसे हम जो बोल रहे हैं, कल को बोल सकते थे हमने तो कहा नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। तो शायद ये जो सोशल मीडिया है ये एक बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है रिकॉर्डिंग और रिव्यू करने में। अगर गौतम बुद्ध के टाइम पे सोशल मीडिया रहा होता तो आज हम एग्जैक्टली सुन पाते हैं कि गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा। जैसे अब ओशो को आजकल लोग सुन रहे हैं तो ओशो की इंटरप्रिटेशंस बदल रही हैं, क्योंकि ओशो की रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, सुन पाते हैं वो क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों ने उनको कोई इंटरप्रेट किया, किसी ने कुछ किया। तो जैसे आपने कहा कि क्या करे क्या ना करे, इसके बारे में मैंने बताया मेरी रेलेवेंस है बिकॉज ऑफ द टाइम आई हैव स्पेंट एंड आई हैव क्वालिटेटिवली गिवन इनटू दिस लाइन। डियर पेरेंट्स एंड रवीश आशीष, एज पेरेंट टू यू ऑल्सो एंड टू मी, सबसे पहले आपने ये समझना है कि जो ये एक्साइटमेंट हमें सोशल मीडिया में दिख रही है, जिनको मैंने वॉच बार बार किया, तो मैंने कहा कि आज आप इस पे बात करो। वो ये है, हैविंग एक्सपेरिमेंट्स
विदाउट एनी लॉजिक्स एंड विदाउट एनी रीजंस। कुछ चैनल्स आगे हैं, साइंटिफिक बातें कर रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर एजुकेशन की बात करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में बात करने से हमें व्यू मिलेगा और हम इसके बारे में चर्चा करें बिकॉज हमें कुछ पता है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है जो एजुकेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल कर रहा है। भारत की पॉपुलेशन 30 करोड़ थी जब भारत आज़ाद हुआ लगभग, आज वो 150 करोड़ है। अगर हम ये कंपेयर करें कि जी एक इंसेस्ट्रल सिस्टम एजुकेशन का बहुत शानदार था यूरोप में, तो हम देखेंगे फिर यूरोप में एट्रोसिटीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई रिलीजन का सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग था तो जिन लोगों ने भगवान के साक्षात बच्चे जीसस को सूली पे टांगा उन्होंने कौन सी एजुकेशन ली हुई थी? मॉडर्न स्कूल्स तो थे नहीं तब, तो उन्होंने रिलीजियस एजुकेशन ही ली हुई थी। ठीक, मुझे लगता है मैं ठीक तरीके से बता पा रहा हूँ। अगर कोई बोलता है कि जी शास्त्रों के गुरुकुल बहुत अच्छे थे, तो मुझे लगता है रावण भी गुरुकुलों से निकले थे। और अगर हम रावण की बात ना करें, जो हम बोलते हैं कि बड़े गलत लोग इंसान थे जिन्होंने किसी की वेडिड वाइफ को ऐसे तरीके से इंसल्ट किया और फिर उनकी वैसे ही राम जी के द्वारा हत्या की गई क्योंकि वो एक बुरे काम करने वाले इंसान बन चुके थे। हम दुर्योधन की तो बात कर ही सकते हैं क्योंकि द्रोणाचार्य दुर्योधन के भी गुरु थे और द्रोणाचार्य अर्जुन के भी गुरु थे। तो आप ये समझेंगे कि कौन सी पद्धति आप कहेंगे कि राइट एंड रॉन्ग है। ये तो है नहीं ना कि कौन सी पद्धति राइट एंड रॉन्ग है, क्योंकि जो चीज़ें सिस्टम के साथ चेंज की गई या हुई उनकी कुछ कमियां थी और वो कोई चीज़ नहीं कर पा रही थी। तो जैसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आता है, हमने उसको अभी लगभग 100 साल हुए हैं तो हमने उसका क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया है। तो मेरा काम था कि मैं इस चीज़ पे बात करूं। क्यों करूं? क्योंकि अगर आप कोई चीज़ रिमूव कर रहे हो तो नया नक्शा आपके पास होना चाहिए। अभी मैं आने से पहले रवीश, मैं अभी आने से पहले ना एक होलिस्टिक देख रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनईपी के बाद ना वो कमेटीज़ बनाई हैं होलिस्टिक व्यू पॉइंट के ऊपर। वो कह रही हैं कि रोट लर्निंग बंद कर दो। रोट लर्निंग इज़ नॉट गुड फॉर पीपल। आपने भी सुना होगा रट्टा मारना बुरी चीज़ है। अभी वो मैं देख ही रहा था तो एक पॉपअप हो गया, एक हाइपर क्वेस्ट करके है। उन्होंने कहा कि मदर हैं, उन्होंने 2 बच्चे खुद बड़े किए, उन 2 बच्चों को उन्होंने संस्कृत स्कूल में पढ़ाया। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई अच्छी बात है, आप अपनी शास्त्र पढ़ा रहे हो। और फिर वो 2 बच्चे जो हैं वो इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, संस्कृत में बात कर रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल आ गया जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पेरेंट्स को एग्जाम्पल दी जा रही है कि वो 2 बच्चों ने डिस्ट्रप्शन के साथ अपना कैरियर बना दिया। ठीक, मुझे ये बात का जवाब चाहिए कि क्या 25 करोड़ लोगों के लिए ये मॉडल काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। उसकी क्या 25 करोड़ लोगों के लिए मॉडल काम कर सकता है? प्रेजेंट सिचुएशन में तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास सेम वो जो प्रोसेस फॉलो कर रहे होंगे, हमारे पास इनफ उसके रिसोर्स ही नहीं है जो फॉलो। एक इंस्टीट्यूशन होगा, 2 इंस्टीट्यूशन हो गए, 100 हो जाएंगे। मैं इसके ऊपर एक और बात बताऊंगा कि मॉडर्न सिस्टम को कहा गया मेमोरीज में नहीं जाना है। ठीक, और वो मैम जो हैं वो कह रही हैं कि मैंने अपने हमारे गुरुकुलों में, उनका मैं चाहूँगा कि इसका लिंक डाल देंगे, उन्होंने कहा कि गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में बच्चों को सिंगल लाइनर नहीं सिखाते थे, 500 वर्ड मिनिमम याद करके आना है, मेमोराइज करना उस चीज़ का। तो अगर हम फोर्स कर रहे हैं, रिवीज सुनने वाली ये समझने वाली बात है, अगर हम कह रहे हैं कि एक सिस्टम नया लाना है जिसमें मेमोरी स्ट्रांग बनानी है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं बच्चों के साथ डील कर रहा था। मैं आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल दोज हु आर इन मॉडर्न टाइम्स काम कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर। मैं रैंडमली रेडी हूँ, मुझे रेडी होने के लिए रात के 12 बजे भी रेडी हूँ, सुबह 4 बजे भी रेडी हूँ। कि जब मैंने ऑब्जर्व किया कि जिस तरीके से एक थॉट आ गया, रट्टा नहीं मारो, अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा बच्चे के पास पहले रिपोजिटरी आएगी तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो 2025 आते आते आई वॉज क्रिटिसाइज्ड, सिस्टम वॉज क्रिटिसाइज्ड, लेकिन क्रिटिसाइज्म को उसको फ़र्क पड़ता है जिसको फैक्ट्स नहीं पता होते हैं। मेमोरी फर्स्ट हैंड प्रैक्टिस है, मेमोरी होगी तो अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली डेवलप होगी। आज वो मैम जिनको 4, 6, 10 लाख व्यू आ गए, उनको सारे लोग कह रहे हैं ये सही है, क्योंकि उसको एक पॉलिटिकल थॉट से जोड़ा जा रहा है भारत की सिविलाइजेशन के साथ। जैसे किसी टाइम में मॉडर्न स्कूल्स को जोड़ा गया क्रिश्चियनिटी के साथ, वो एक पॉलिटिकल थॉट था कि हम भारत पे आ रहे हैं, हम यूरोप में कहीं जा रहे हैं, हम इस्लामिक कंट्री में जा रहे हैं, वो हम क्रिश्चियनिटी को लेके जाएंगे और थ्रू क्रिश्चियनिटी एजुकेशन सिस्टम को हम इन्वेड करेंगे और अपने थॉट को सुपरमेसी के से इम्प्लीमेंट करेंगे। एक
नमक का इलाज दूसरा नमक नहीं होता। अगर आपको कोई चीज़ स्वीट करनी है तो आपको साल्ट का टाइप नहीं बदलना है, आपको साल्ट के शुगर लानी है, तो वो सब मीठा होगा ना। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को जिस तेज़ी से रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है और जो लोग कुछ कर रहे हैं उनके पास अल्टरनेटिव सिस्टम कोई नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स है कि एक मम्मा ने 2 बच्चे तैयार कर दिए, वो 2000 नहीं हो सकते, वो 2 करोड़ नहीं हो सकते। मैं एक साइकिल लाता हूँ, मैं कैसे बताऊँ, आप एक सर्कल बनाएं, आप सर्कल बनाएं, उसमें 360 डिग्रीज हैं, उस सर्कल को 360 डिविजन्स में कर दो आप डिवाइड, हर डिवीजन डॉट है, वो स्ट्रेट है, वो सर्कल नहीं है। लेकिन जब सबको जोड़ो वो 360 का सर्कल है। तो कोई भी थॉट जब तक किसी लूप में नहीं है ना, वो क्लैरिटी से नहीं बता सकता क्या सही है क्या गलत है। तो जो चीज़ें हमारे टाइम से चेंज हुई वो चेंज ही होनी थी। गुरुकुल सिस्टम को रिप्लेस होना था, चाहे अंग्रेज आते चाहे नहीं आते। उसका रीज़न ये था क्योंकि चेंजेस जो है ना वो सारी की सारी इन ह्यूमन नहीं ला रहा है, वो एक मिस्टीरियस, जिसको हम पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। साइंस वाले बोलते हैं कि आप स्पिरिचुअल बातें कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी वाले बोलते हैं कि हम एडवांस थे। अगर स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने वाले लोग ये डिफाइन कर दें कि मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो स्पिरिचुअलिटी वो भी गलत है। मैटर एंड स्पिरिचुअलिटी बोथ एग्जिस्ट टुगेदर, और ये चीज़ें जो हमें एक्सपीरियंस होती हैं। अभी मैं बैठा हूँ, समथिंग इज इन मी, जो मेरे से बुलवा रही है, बॉडी इधर ही होगी, हार्ट काम करना बंद कर देगा। क्या करेंगे? क्या उस मिस्ट्री का क्या जवाब है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो कई चीज़ें ऐसी थी जहाँ ऐसी होती हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिलता है। तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ बैठूंगा, डिफाइन कर दूंगा चीज़ों को, क्योंकि मेरे पास डिफाइन जवाब है इस चीज़ का। पहले हम बात करेंगे साइंस एज अ करियर एंड सब्जेक्ट साइंस एज ए लाइफ स्टाइल। साइंस जो आप मॉडर्न देख रहे हो ये बहुत, जिसको हम बोलते हैं ना, अभी इन्फेंसी में है, लेकिन ये डेवलप हो रही है और ये रेलेवेंट है। रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके सामने ला पा रही है चीज़ों को। अगर साइंस बोल रही है कि रॉकेट जा सकता है चांद पे, तो वो जा रहा है, आप देख पा रहे हो जा रहा है। आपको कोई अब्स्ट्रैक्ट बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइंस ने आपको लॉज दिए तो लॉज एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में प्रूव हो रहे हैं। आपको उसके लिए किसी को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है कि बस मैंने किताब में लिखा यही सही है। तो साइंस एक एमर्जिंग सब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसको ज़रूर पढ़ना है, इसको ज़रूर फॉलो करना है और इसके साथ लड़ना नहीं है। ठीक, क्या करें और क्या ना करें, क्या ना करें लड़े ना, और क्या करें अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है तो उसको उसके साथ सीखने दें। अब क्या ना करें, नेचुरल सीखने दें, फोर्सफुली ना सीखने दें कि साइंस में कैरियर है तो तू फोर्स कर ले इसको। ठीक है, मेरा कंसर्न ये है कि जिस तरीके से हम लोग हर चीज़ के लिए पास्ट में जाते हैं ना, हो सकता है 20 साल के बाद मेरे इस लेक्चर को भी बोले कि यार बढ़िया बात की थी, आगे चल के इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, शिवांग सर को अवार्ड दे देते हैं। कुछ नहीं ऐसा चाहिए, किसी भी ट्रुथ टाइमलेस होता है। आज से हज़ारों लाखों साल पहले भी मिस्ट्री ऑफ गॉड वॉज ए मिस्ट्री, आज भी मिस्ट्री है, हज़ारों साल के बाद भी मिस्ट्री होगी, क्योंकि जो चीज़ें हमें रिवील नहीं होनी। हम प्लस माइनस पास करेंगे, कोई बोलेगा ऐसा होता था। तो मैं बड़ी बात बोलता हूँ कि कौन सा ऐसा रिलीजन फेथ है जिसने डिस्ट्रक्शन नहीं देखी। अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की हम बात करते हैं, सारों की कर लेते हैं ना, कि लोग पूजा कर रहे थे, बम ब्लास्ट हो गया, हज़ारों लोग मर गए। लोग इबादत कर रहे थे, वहाँ पे आतताइयों ने बम ब्लास्ट किया। होता ना तालिबान में, आप देखते हो कहाँ होता है, रिलीजियस प्लेसेस में होता है, मंदिरों में होता है, क्रिश्चियनिटी में होता है। पोप बीमार है, जिनके हाथ लगाने से दुनिया ठीक हो जाती है, वो बीमार है खुद, ही इज अंडर सम फेसिंग सम डिजीज। तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली जो लाइफ के बियॉन्ड चीज़ें हैं वो हमारे लिए मिस्ट्री है। हमारे परदादाओं के लिए भी मिस्ट्री थी। तो अपने कन्वीनियंसिस के लिए, क्योंकि ये डर ना बने, हम उसके लिए कुछ ना कुछ के कांस्टेंट मान के कुछ देर के लिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन में वो के कांस्टेंट हमारा वेरिएबल हो जाता है, फिर नया कांस्टेंट ढूंढना पड़ता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस टाइम पे पेरेंट्स क्या करें? सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पेरेंट्स फेयर से बाहर आ जाए और नए एक्सपेरिमेंट्स करने की गलती ना करें। जो एक्सपेरिमेंट्स शायद उन लोगों के द्वारा स्टार्ट किए जा रहे हैं जो खुद बड़े कन्फ्यूज्ड हैं, जो खुद बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बच्चे पैदा करने से लोग डर रहे हैं, फैमिली बनाने से लोग डर रहे हैं। तो पढ़ाएंगे किसको? संस्कृत किसको सिखाएंगे? उर्दू किसको सिखाएंगे? मदरसों में कौन जाएगा? ये बड़ा सवाल है। मंदिरों में कौन जाएगा?
पॉपुलेशन डिक्लाइन होने की तरफ जा रही है। लोग कह रहे हैं जी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ध्यान से देखा जाएगा, अगर आपको पता लगेगा जाके कि इलॉन मस्क कह रहा है, सिर्फ कुछ इलाकों में बढ़ रही है। हाँ, इलॉन मस्क खुद कह रहा है कि भाई पॉपुलेशन कम मत करो, सिग्निफिकेंटली पॉपुलेशन वीक हो रही है। तो मेरा ये है जो ऑब्जर्वेशन है, मेरी कोई कॉमन सेंस नहीं है कि मैंने सुना और मैं बोलना शुरू कर गया कि जो ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम भारत का ख़राब है, आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, उनको ये बताना है कि ये सच है कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम मर्ज होके आया, जिसमें एक डिफाइंड प्लेस बना दी गई सोसाइटी में, जहाँ पे हर कॉमन आदमी जाके पढ़ सकता है, अपने गोल अचीव कर सकता है, उसमें चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। और हो भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही हैं, ठीक। और जो लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई उल्टी बात करें तो शायद हम नोटिस हों, उनको लगता है इससे हमें इंपॉर्टेंस मिलती है। तो उनको ये नहीं पता लगता है कि कोई आदमी आपके कहने पे फैट छोड़ रहा है, कोई आदमी आपके कहने पे होम स्कूलिंग शुरू कर रहा है, कोई मदर को लग रहा है। और फिर मैंने ध्यान से देखा, उन मदर ने अपनी फाउंडेशन बना ली एक, और अपने बच्चों को उन्होंने एज मेंटर ले लिया। मतलब उन्होंने एक फाउंडेशन बना ली, उसके वो फाउंडर बन गए। उन्होंने एज वो जिसका बोलते हैं ना कि एक एक्सपेरिमेंट करना था कि मैं ये करके बताती हूँ, तो उन्होंने फिर उसको कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया। अब शायद वो बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर देंगे, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसका डिफाइन है। प्राइमरी स्कूल बना 3 साल से छोटे बच्चों के, प्राइमरी 5वीं तक के बच्चों के लिए, मतलब 10-11 साल के, मिडल, हायर सेकेंडरीज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड इंडस्ट्री डिफाइन है। आप इस ट्रेन में चढ़ जाओगे, आपको उसमें अपनी अपनी जगह पर चीज़ें मिलेंगी। अब सवाल आता है कि इनमें कमी है। वो कमी इनमें नहीं है, वो कमी है आप किस ट्रेन में चढ़ते हो। उसके पहले आप देखते नहीं हो मैं कहाँ चढ़ रहा हूँ, और चढ़ने के बाद आपको याद आता है मैंने तो ये करना नहीं था, क्योंकि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आगे चढ़ गए। यहाँ पे कंसर्न आता है क्या ना करें, ये ना करें। अपनी फैमिली में बैठें, अपनी फैमिली के साथ बात करें। और जो मैंने 2 एग्जाम्पलें दी कि अगर कोई बोलता है कि फलाने पास्ट में ऐसा होता था, तो फलाने पास्ट में खाली राम नहीं था, रावण भी था। खाली जीसस को मारने वाले नहीं थे, जीसस भी थे। खाली प्रॉफिट नहीं थे, उनसे लड़ने वाले भी थे। खाली गुरु नहीं थे, उनके साथ झगड़े करने वाले भी थे। तो वो किस सिस्टम से आ रहे थे? क्या वो मॉडर्न स्कूल से आ रहे थे निकल के, जो एजुकेशन सिस्टम को गाली देना शुरू कर दिया हम लोगों ने? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ चाहिए थी। कॉमन प्रेयर्स, कॉमन लंच बॉक्स, कॉमन एरियाज, ताकि हर फेथ का आदमी एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर सके। अब सवाल आ गया कि हमने अपनी फैमिलीज़ में, जो आप कह रहे थे वैल्यूज़, फैमिली में वैल्यूज़ आनी है सोसाइटी से, सोसाइटी में आनी है फैमिली से। ये वैसे ही है, अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई। तो अगर आप सोसाइटी में वैल्यूज़ लाना चाहते हो जो नहीं रही हुई आपको, आपके हिसाब से, तो फैमिली में ले आओ। और अगर फैमिली में लाना चाहते हो, सोसाइटी में लानी, आपको दोनों जगह साइमल्टेनियसली लानी पड़ेंगी। शायद फैमिली से ही शुरुआत होगी, और वैल्यूज़ डिफाइन करनी पड़ेंगी। आपके नज़रों में वैल्यू क्या है सबसे पहले? तो बच्चे की वैल्यू कौन करेगा? जैसे मैंने पिछली बार सिटी में काउंसलिंग में मैंने बोला कि पुराने वर्ल्ड से भी सीखना है, प्रेजेंट वर्ल्ड से भी सीखना है, और आने वाले वर्ल्ड को इमेजिन करना है। मुझे बताइए आपके घर में आपके बच्चे की वैल्यू क्या है? मैं आपको आज बता देता हूँ, जितने पेरेंट्स को मैं मिलता हूँ, नेगेटिव। ही इज सपोज टू रिप्लेस पेरेंट्स और शी इज सपोज टू रिप्लेस पेरेंट। तो हमें पुराने भारतीय संस्कृति से लेना है कि राजा और रानी, राजकुमार राजकुमारी डिफाइन कर देते थे कि ये मेरा राजकुमार है, ये मेरी राजकुमारी है। तो सारी सोसाइटी उनको वैसे डील करती थी कि राजकुमार है, उसके राइट्स हैं। हमारे घरों में हमारे बच्चों को तू तड़क, नो राइट्स, नो व्यूज़, नो पॉइंट्स। तो वो बड़े होते हैं एज अ रिबेलियस कि मैंने बड़े होकर सबसे पहले क्या करना है, वो स्लेवरी तोड़नी है जो मुझे मिल रही है। ये किसने दी हमें? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने नहीं दी, ये दी उस परसेप्शन ने कि हमने अपने आप को डेमोक्रेसी के बाद राजा तो मान लिया, बट लाइफस्टाइल हमने स्लेवरी वाला रखा कि मैं भी स्लेव हूँ, मेरा बच्चा भी स्लेव है। तो उसकी वजह से बच्चा जो है, पहले सबसे पहले वैल्यू सिस्टम क्या उसका? मम्मी पेरेंट्स से और पेरेंट्स से दूर जाना, क्योंकि पेरेंट्स हमें रोकते हैं, पेरेंट्स हमें टोकते हैं। तो पेरेंट्स का वैल्यू सिस्टम होना चाहिए था, और होना चाहिए कि अगर राजा दशरथ है तो राजकुमार राम है। अगर हमारे घर में हमारे बच्चे, हमने दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए कृष्ण जी की फिलॉसफी फॉलो की, तो उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि जो गृहस्थी नहीं चलाता वो किसी भी पॉजिटिव काम को करने के काबिल ही नहीं इंसान है। डिफाइन किया,
और अगर कोई नहीं चलाता तो उसके लिए ये पैरामीटर, वो समाज के लिए काम करे, फिर वो इंडिविजुअली काम नहीं करे। तो जो बच्चे हमारी फैमिली के हैं ना, वो हमारा फ्यूचर है, आपके फैमिली की आइडेंटिटी है। तो जिसने आपको रिप्लेस करना हो उसको आपके इन एंड आउट सारे पता होने चाहिए। बहुत कम पेरेंट्स हैं जिनको ये चीज़ें बताई गई, उनको बोलेगा बच्चों का मैटर नहीं, बाहर जाओ। घर में झगड़ा होता है, बेटा आपका मैटर नहीं, बाहर जाओ, बैठाओ साथ में, लेट हिम बी पार्ट ऑफ योर एवरी डिस्कशन। इंक्लूसिविटी आनी चाहिए फैमिली बच्चों का को मतलब ही लेकर, क्या है, जैसे बच्चा आपका थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग है तो आपका बच्चे को आपने समझना है कि बाल रूप में कृष्ण भगवान है। बिल्कुल। अगर वो 8 साल की उम्र में कंस मार सकते हैं तो पावर उनके पास है। बिल्कुल। आप अपने बच्चे को, इतनी बड़ी एग्जाम्पल भगवान कृष्ण ने दी ना पूरे हिंदुस्तान को कि बाल रूप में, बच्चे के रूप में मैं हूँ। आज रामलला का बना ना मंदिर, तो रामलला में पावर है ना। हम में से कितने पेरेंट हैं जो ये बात को एड्रेस करेंगे? और फिर क्या होगा, कोई एक चैनल आएगा, वो उनको अपने बच्चों से दूर करेगा, उनको बोलेगा जो सिस्टम से भी बाहर आ जाओ, ट्रेन से उतर जाओ। फिर कौन सी ट्रेन में चढ़ना है? अच्छा मैं एक ट्रेन बना रहा हूँ उधर चढ़ना। जब तक वो तू ट्रेन बनाएगा तब तक वो बच्चा 45 साल का हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। मेरे मन में एक थॉट आ रहा है, शायद आप उसको कंफर्म करेंगे या करेक्ट करेंगे, वो चीज़ आप पे बीइंग यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन दिस, कि हम, मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ अभी आप डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये होता है कि हम छोटे से बच्चे की क्या करते हैं, उस पर अपना थॉट प्रोसेस जो है उसको फोर्स अपॉन करते हैं, और उसका जो थॉट प्रोसेस बनना था खुद शायद उसके एक्सपीरियंसेस के साथ, वो शायद कहीं ना कहीं हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाता है उस गलती से। वो ख़त्म हो गई ना आशीष। जैसे आप किसी जगह जाते हो, अभी आप अगर आप किसी भी जगह जाओ, मेन्यू फिक्स कर दिया गया ना चीज़ों का। क्रिएटिविटी इज़ द ओनली रीज़न टू गेट अ लीडरशिप। अगर हम कहते हैं जी मराठाओं ने गुरिल्ला वार लड़ी, तो क्रिएटिविटी थी ना, कि उन्होंने कहा जी हम तो लड़ नहीं सकते, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की सेना है, तो दिमाग लगाओ, उसका रिडल सॉल्व करो। उन्होंने कहा गुरिल्ला वार करते हैं। अगर उनको एक मेन्यू दिया जाता यही करना आपने, तो शायद वो नहीं जीत पाते। तो क्रिएटिविटी ह्यूमन का सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए क्रिएटिव होता है। लेकिन जब आप उस चीज़ को डॉगमेटिक बना देते हो, जब आप उसको, अब ये क्रिटिसिज्म करेंगे मॉडर्न स्कूल ने कहाँ बोला डॉगमेटिक? आपने चुना डॉगमेटिक होना, मॉडर्न स्कूल ने तो बोला नहीं डॉगमेटिक हो जाओ। स्कूल ने कहाँ बोला डॉगमेटिक हो जाओ? स्कूल ने आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन दी, मैक्सिमम की तो बात ही नहीं की। हु हैज स्टॉप्ड एनी पर्सन टू बी क्रिएटिव? इसको अगर सम अप करूं, जो आप चीज़ कह रहे हो उसको कंसाइज करूं एक एग्जांपल देके, कि एक बच्चे को छोटी उम्र में ये बताया जाता है कि भाई आपने जो है ना स्कूल से आगे ट्यूशन जाके पढ़ना है, ये नहीं सिखाया जाता कि आप घर पे आके सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो चीज़। पहले तो सवाल ये आएगा, मैं इधर ही पॉज ले लेता हूँ, कि पढ़ने को डिफाइन करना ज़रूरी है। पढ़ाई किसको बोलते हैं हम लोग? जिसकी रिक्वायरमेंट उसको होगी जब वो बड़ा होगा, टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, कि उसने अपने आप को क्या बोल के पार्ट ऑफ सोसाइटी बनाना है। सिचुएशंस को आज से 30 साल पहले आईटी इंजीनियर नहीं थे, 40 साल पहले तो वो आईटी की क्वालिफिकेशन नहीं थी। बिल्कुल। आज से 10-20 साल के बाद क्या होगा, उसको देख के ही आज आप क्वालिफिकेशन दे सकते हो ना उसके बारे में। सब लोग इसमें पड़ गए हैं, एक अपॉर्चुनिटी लग रही है उनको, हम सॉल्व कर देंगे। जैसे कोई बीमार होता है, हम बीमारी सॉल्व कर देंगे, कभी घी बंद, कभी घी ऑन, कभी वनस्पति घी खराब, कभी अच्छा, कभी रिलीजन में आओ, कभी नहीं आओ। अगर हज़ारों साल पुराना हमारा कोई एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न वर्ल्ड में इररिलेवेंट हो गया, आप उसको वापस लाने की अगर कोशिश करोगे बाय पॉलिटिकल रीजंस, तो ज़रूरी नहीं है वो आपको फ्रूट देगा। हो सकता है वो आप एक नए मॉडल से उसको लाओ, नए मॉडल से। रीमॉडलिंग इज गुरुकुल भी हमें चाहिए, मदरसे भी अगर आपको चाहिए, पार्ट ऑफ सोसाइटी है। आपको कोई बीच का रास्ता निकालना है। मैंने बड़े पेरेंट्स को देखा कि यार वो रिलीजियस प्रैक्टिस करे, उसे उनको एक बात दिमाग में डाली गई कि शायद रिलीजन इज़ अ सोल्यूशन। रिलीजन एक बहुत ओल्ड एज, जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन है। रिलीजन जो है ओल्ड एज इंस्टीट्यूशन है, जो डॉगमेटिक हो जाता है, जो कहता है नहीं अब कोई चेंज नहीं, दिस इज अल्टीमेट थिंग। कुछ चीज़ें इटर्नल हैं जो कभी वर्ल्ड में चेंज नहीं होंगी, जैसे ट्रूथ है। लेकिन जो चीज़ें उसका पार्ट है नहीं, उसकी जुडिक्शन है नहीं, उसमें वो जाके क्या करेगा? अब अगर किसी रिलीजियस प्रैक्टिस में बोला गया कि भाई इस तरीके से आपने घर बनाना है, आज मॉडर्न वर्ल्ड में तो आपके बन गए, वो क्या बोलते हैं उसको, टावर्स, वो इररिलेवेंट हो गया ना, इररिलेवेंट। अगर किसी जगह बोला गया जी नहीं जी आपने इस तरीके से करना है, बिकॉज देयर आर कॉमन फैक्टर्स। इसके लिए एक सिचुएशनल एग्जांपल देता हूं, नहीं इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं। अक्सर क्या होता है, लॉजिकल बातें करने के लिए ना हम मॉडर्न साइंस के साथ रिलीजन का इंटरफेस बनाते हैं। मैंने देखा यूट्यूब्स में भी क्या करते हैं कि अपने आप को वैलिडेट करने के लिए ना मॉडर्न साइंस से कोलैबोरेट करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। रिलीजन खुद में एक कंप्लीट आइडेंटिटी है, उसको किसी के साथ कोलैबोरेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो खुद में प्रूवन है कि जो चीज़ आज से हज़ारों साल पहले शुरू हुई वो आज भी रेलिवेंट है, तो इसका मतलब प्रूव हो रही है। इसी तरह मॉडर्न साइंस 300-400 साल पहले
जिसको बोलते हैं ना कंसोलिडेट होना शुरू हुई, ये भी खुद को प्रूव करेगी और कर रही है। आपको इन दोनों वर्ल्ड्स को बैलेंस करने के लिए अपने आप को अवेयर करना है, और अगर आप अवेयर नहीं हो सकते हैं, आपको लगता है, तो किसी को फॉलो करना है। और फॉलो किसको करना है? जिसको क्रिएटिवली इस चीज़ को करना आ रहा है और जो प्रैक्टिकली कर पाएगा। अगर मैंने यहाँ से दिल्ली जाना है, सफ़र है ना, तो मुझे ऑप्शंस पता होनी चाहिए, पैदल जा सकता हूँ, मूवमेंट करते रहना है मुझे, तो पहुँच जाऊँगा। रास्ता भी पता होना चाहिए। अगर ना आपको रास्ता पता हो, ना आपके पास रिसोर्सेज हो, और कोई आपको बोले बस मेरी बातें सुनते रहो दिल्ली पहुँच जाएगा, तो नहीं पहुँचोगे आप। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, Sorted. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एक सिचुएशनल एग्जांपल इसी को देता हूँ। जिस तरह से हम देख रहे हैं आज के समय पे, मैं और रविश हैं, हमारा लिखने वाला काम आजकल बड़ा कम हो गया। हम यहाँ तो मोबाइल पे टाइप कर रहे हैं, टाइपराइटर भी नहीं रहे, अब तो कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं। एक सिचुएशन ये भी है, हम देख रहे हैं घरों में माएँ हैं या पेरेंट्स हैं या दादा दादी हैं, लगे हुए बच्चों के पीछे, और राइटिंग, यार ये क्या कीड़े मकोड़े बना दिए, साफ करो इसको, साफ करो। देखो, मैं आपको फिर बोलूँगा, ये साइंस है। कैसे? अभी वो जो मैडम कह रहे थे, मैं उनके कोड को बोलूँगा, उन्होंने कहा था कि मैंने बच्चों को बोला मेमोराइज करो हाइम्स, क्योंकि इससे मेमोरी शार्प होती है। ऋषि मुनि जो हमारे थे, वो मेमोरी को बड़ा फोकस करते थे, मेमोरी। मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक बोल रही है, मेरे को भी लग रहा है मेमोरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मेमोरी के बारे कुछ नहीं होता। लेकिन फिर मैंने देखा एक बंदा थॉट आ गया, रोट लर्निंग गलत है। साइंस ने क्या किया, आपको दे दिया पेपर और लिखने की एक रिसर्च। नहीं तो आपको अपना ज्ञान याद ही कराना होता था दूसरों को। भारत में स्मृति चलती थी, जिसको हम डिनाई नहीं कर, और बहुत बेस्ट है। आज भी अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जवानी अपने आप को सिखाओ और ओरली आप चीज़ें याद करो। इसलिए हर बुक में, ओरल वर्ल्ड में आपको ओरेशन पे काम करना पड़ता है, याद कराने पे काम करना है। फिर पेन कॉपी आ गया तो आपने कहा अब लिखना शुरू रिप्लेस करो। हो गई अब वो चीज़ रिप्लेस हो गई टाइप से। तो अगर टाइप से रिप्लेस हुई है तो आपकी चॉइस है, लिखना पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ। आपके बच्चे को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपके बच्चे को अभी रिटर्न चलेगा ना थोड़ी देर नहीं, मेरा एक इसमें एक अलग मत है। जैसे कि हम कंप्यूटर चलाते हैं, आप डिज़ाइनर हैं, मैं थोड़ा प्रोग्रामिंग करता हूँ, ये हमारा स्किल है, एक्वायर्ड स्किल है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि जो लिखना है ना, वो इंसानियत का, पूरी ह्यूमन मैनकाइंड का एक स्किल है। लिखने से पहले बोलना। हाँ, तो लिखने से पहले बोलना नहीं, बोलना वो एक अलग, दोनों अलग स्किल्स है। बोलना भाषा का स्किल है, लिखना थोड़ा सा और क्रिटिकल, लिखना भी स्किल है। लिखना आप, एंड इट इज आल्सो अ लैंग्वेज। लिखने में आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं। पहले जमाने में वो अपने, मैं इसको क्लियर करता हूं, मैं क्लियर कर दूंगा इसमें। मुझे आप थोड़ी देर के लिए सुने। लिखने का कनेक्शन है देखने से, बोलने का कनेक्शन है सुनने से। बोथ आर इनपुट डिवाइसेस। इफ यू आर ब्लाइंड यू कैन नॉट सी व्हाट इज रिटन, एंड इफ यू आर डफ, आपको सुनाई नहीं दे रहा तो आपको लैंग्वेज सीखने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस बोथ आर कम्युनिकेशंस। वन इज रिटन विच इज हेल्ड बाई योर आइज, और ब्रेन को मैसेज आता है कि ये इसका मीनिंग है, जो उसने प्रैक्टिस किया वो उसकी मेमोरी में स्टोर है। सुनने से वही होता है। जैसे कलम आई, पेन आया, फाउंटेन पेन का इजाद हुआ तो लिखना प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया, पेपर का इजाद हुआ, लिखना शुरू हो गए। अब अगर कंप्यूटर्स आ गए हैं और वो इंपेरेटिव हो रहे हैं और वो इतने फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो टाइपिंग इज ऑल्सो लैंग्वेज। अब आपके पास ओरल आ जाएगा तो हमने देखना नेक्स्ट लेवल ऑफ कि ब्रेन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो ऊपर आना ना। नेचुरल इंटेलिजेंस तो गॉड की तरफ से क्रिएट हो रही है, जिसको हम मिस्ट्री बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, महेश बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, अकाल पुरख बोलते हैं, क्राइस्ट बोलते हैं। उनको क्राइस्ट फादर, क्राइस्ट हिमसेल्फ अ सन एंड हु वाज अ फादर, गॉड। तो वो जो मिस्ट्रियस वर्ल्ड है वो भी तो कुछ कर रहा है ना। क्योंकि वो मेरे से कह रहा है भाई पॉडकास्ट इसी तरह रवीश को ये बात बोल, लोगों तक बात पहुंचा, क्योंकि उनको बोल रहा है तुम अपने लिए करो। जब कोई काम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में किया जाता है वो करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है और उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन होती है, बट एंड में प्रूव होता है, हैंस प्रूव होता है। तो कम्युनिकेशन रिटन भी है, कम्युनिकेशन ओरल भी है, दोनों चीज़ें ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं। और कम्युनिकेशन जो है ना वो टाइप भी है। मेरा फोकस कहाँ था आपका कम्युनिकेशन की पेरेंट्स को, या जो लोग कहते हैं रिटर्न करो, वो एट प्रेजेंट अगर हम देखें कुछ सालों तक ये प्रैक्टिस होगी। कुछ सालों के बाद मैं आपको बताऊं, कुछ सालों के बाद एक मूवमेंट चलेगी, क्योंकि पेपर जो है वो फॉरेस्ट को काट के बनता है, वुड इन्वॉल्व होती है। तो अगर आप लिखने की बजाय डिजिटल पेन का इस्तेमाल करो ताकि जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए, तो वो भी डिबेट शुरू हो जाएगी। मेरा फोकस कहीं और था। मेरा फोकस, आपने कहीं शायद से बीच में लूज हो गया कहीं। मेरा फोकस ये नहीं था कि लिखने पे, मेरा फोकस था उसको ये फोर्स करना कि तू साफ लिख, तू साफ लिख, तू। और जब उसको बड़ा होना है, उसने देखना है कि मैं तो यार यूज ही नहीं कर रहा इस
लिखावट को जिसके पीछे मुझे इतनी डांट पड़ी है, मेरे इतना टाइम। वो कौन बोल रहा है उसको? जो उस टाइम के लोग हैं, जिस टाइम पे रिटर्न इज द ओनली फॉर्मेट, जिस टाइम रिटर्न जो था इंपॉर्टेंट था, रिटर्न इज द ओनली Format, हाँ, फॉर्मेट format ऑफ था। कम्युनिकेशन, बिकॉज आपकी Exactly. आवाज जो है टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होकर नहीं जा रही ना, आप वीडियो नहीं बना रहे हो। आज की डेट में आपको एक फॉर्मेट मिल गया है, आप उस टाइम रिटर्न करके देते थे, मुझे ये सवाल रिटर्न करके पूछा, ये मैं रिटर्न करके जवाब दे रहा हूँ। तो पढ़ने वाले को लैंग्वेज आती है, वो पढ़ के समझ रहा है, इसको आता है। सवाल तो है नॉलेज चेक करने का कि जो इसको नॉलेज दी गई वो इसको आती है नहीं आती है, या हमने अपनी बात को प्रेजेंट करना है। तो रिटर्न फॉर्मेट को बड़ी देर तक यूज़ किया गया, कम से कम मेरे लगता है मॉडर्न वर्ल्ड में तो इट इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर से यूज़ किया गया टू कम्युनिकेट, और इसलिए वो वैलिडेट है। तो उसको रिप्लेस करना एकदम विम एंड विशेष से नहीं हो, टाइम लगेगा। तो ये मॉडर्न जनरेशन को रिटर्न में अगर उन्होंने कंटिन्यू करना है इसको, तो अगर वो फोर्स करके उसको क्लियर कर रहे हैं उसकी हैंड राइटिंग, तो उसको टाइम दे। बच्चा जैसे 14-15 साल का होगा, उसको लगेगा कि मुझे मेरी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है, तो वो अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकता है। अगर 10 बच्चे क्लास में बैठे हैं या 10 पेरेंट्स के बच्चे हैं, हर एक बच्चे की अपनी हैंड राइटिंग है, उसकी अपना उसमें प्रेजेंटेशन है, जिसकी पेरेंट्स को अच्छी नहीं लग रही है वो उसको टाइम दे और ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव होने दें। अगर उसको फोर्स किया जाएगा, उससे उसकी जो हैंड राइटिंग जो है इम्प्रूव नहीं होगी, उससे उसके अंदर एक टेम्परामेंट डेवलप होगा कि शायद मैं फोर्सफुली कोई काम कर रहा हूँ, और पूरी ज़िंदगी वो उसको रजिस्ट करने की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे उसको मौका मिलेगा फ्रीडम में जाने का, उसी दिन वो अपनी हैंड राइटिंग को वैसा कर देगा जैसा उसको पसंद आ रहा था, ना कि वैसा जैसा उसकी बनाई गई। और इसकी भी रीज़न क्या रहता है, पेरेंट की एंजाइटी रहती है। जब वो किसी पीटीएम में जाता है, वो देखता है यार ये दूसरे बच्चे की शीट है, कितना प्यारा लिखा, मेरे बच्चे ने क्या कीड़े मकोड़े मार दिए, तो वहाँ से वो एंजाइटी डेवलप होती है। ये सिंपल सी बात है, रिपल इफेक्ट्स है, रिपल इफेक्ट्स है। इसलिए मैंने कहा कि जो ये ओपिनियन देते रहना और ओपिनियन को समझना राइट है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, बिल्कुल मैं कोई ओपिनियन किसी पेरेंट को नहीं दे रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो आपको ओपिनियन मिल रहे हैं रिलीजियसली उसको राइट मान के फॉलो करना बंद कर दो। अपनी कॉमन सेंस को पहले देखो, वो कॉमन सेंस कैसे बनी, आपके पास डाटा क्या है, आपके पास फैक्ट्स क्या है। तभी मैंने कहा रिलीजन में भी बहुत प्रैक्टिस पॉजिटिव है, मॉडर्न साइंस में भी पॉजिटिव है, आने वाले समय में भी पॉजिटिव है। आपने पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। जो कोई प्रैक्टिस फेयर के साथ आप कर रहे हो कि नौकरी नहीं लगेगी, पैसा नहीं मिलेगा, मेरा बच्चा पीछे छूट जाएगा, ये थॉट ही प्रूव करता है कि जो भी एक्शन आप इसके बाद लेंगे वो नेगेटिव होगी। और मेरे ख्याल से ऑडियंस और आप सारे भी मेरे से ये एग्री करेंगे इस बात पे, आज जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है वो शायद लिखता अच्छा हो ना हो, टाइपिंग बड़ी ज़बरदस्त करता है, क्योंकि उसको भगवान ने भेजी वो स्किल। मेरी वैसे एक देखिए, एक मेरा, मैं अब बात कर रहे थे तो मेरा मन में कुछ विचार चल रहा था। देखिए सरकार का भी इसमें काफ़ी बड़ा जिम्मेदारी था और है और रहेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैंने एक रिसेंटली एक मेरी टेलीमार्केटिंग की टीम हायर हुई है नई। अब मैं वो जो लड़कियां थी, यंग लड़कियां, उसमें तो मैं देख पाया कि उनके अंदर बोलने की भी बड़ी अच्छी क्षमता थी, लिखती भी बड़ा अच्छा थी वो हाथ से, लेकिन उनमें ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो टाइप का उनको पता नहीं था कि वो मतलब ऐसे एक एक उंगली करके टाइप कर रहे थे। जबकि हम जब भी कंप्यूटर में बैठते हैं, जैसे हम पहली बार हमें इसका था हाथ आगे करना होता, अब वो ग्रेजुएट मास्टर्स करके लड़कियां हैं। तो अब ये कितना सही है कि उनकी राइटिंग तो इस सरकार ने बनवा दी, क्योंकि करिकुलम और जो सब कुछ ये सरकार डिफाइन करती है, लेकिन उनको इतने साल पढ़ के 12+3+3+3 कितना 18-19-20 साल पढ़ाई करवा के भी वो उनको एक जो एक्वायर्ड स्किल था, नेसेसरी स्किल फॉर दिस कमिंग जो टाइम था या पिछले 10 साल से जो रिक्वायर्ड था कि टाइपिंग आपका जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइसेस के साथ आप फ्रेंडली होते और आप अच्छे से कर पाते, ये पीछे छूट गया। मैं इसका जवाब देता हूँ। ये एक ऑब्जर्वेशन है और ये ट्रूथ है। सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन इसका ये है कि जब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई कि भाई टाइपिंग इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, कंप्यूटर्स आर इम्पॉर्टेंट, उस टाइम पे उनको जो चेंज आनी चाहिए थी फॉर मेकिंग दम एम्प्लॉयड, वो चेंज आज तक आने में वेट कर रही है। सरकार का रहा ना? नहीं, सरकार की बात, सरकार वो पॉलिसी उनकी है जो मेजॉरिटी कराती है। नहीं, पॉलिसी मेकिंग तो उनकी शायद वही, उन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन ले आई थी बड़े देर पहले, एनसीईआरटी और ये सब, लेकिन कंप्यूटराइजेशन की वजह से रिलेटेड रिवॉर्ड्स नहीं है। मैं इसमें एक बात बोलूँगा, रिवॉर्ड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आपकी आईटी रिलेटेड गवर्नमेंट की कितनी जॉब पब्लिश हुई? बड़ी लिमिटेड। जम्मू कश्मीर की बात करें, पिछली बार जब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब आए थे ना, तो आईटी डिपार्टमेंट को रेगुलराइज करने की बात कर रहे थे 2012 में, आज 25 हो गया, आज तक आईटी डिपार्टमेंट के आईटी रूल्स नहीं फाइनलाइज हुए हैं। बीटेक इंजीनियर्स आर अपॉइंटेड एज जूनियर असिस्टेंट्स, नॉट इवन इंजीनियर्स।
नहीं रिवॉर्ड नहीं है ना, देखिए, वो तो जिस चीज का रिवॉर्ड नहीं ना होगा, जैसे मैं बताता हूँ वो एक डिग्री वाली बात नहीं, है। जिस चीज का मैं रिवॉर्ड कुछ नहीं होगा ना, स्किल जिसका रिवॉर्ड नहीं होगा उसमें एक्साइटमेंट नहीं आएगी। मैं तो अगर इन बच्चियों को पता होता कि 2025 में हमें इस टाइपिंग से जॉब मिलेगी, तो ये बच्चियां जब ये डिप्लोमा कर रही थी ना, मैंने इनको क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, हाँ वो भी है उनके पास। मैं बोल के आ रहा हूँ यार, मैंने ही अपॉइंट किया ना, वो भी है उनके पास। मैं ये कह रहा हूँ उनके अंदर पर्सनल, देखो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ना, उनके अंदर वो रिवॉर्डिंग नहीं था। डिप्लोमा चाहिए टू फिल इन सीवी, नॉट एज ए रिवॉर्ड। तो ये गवर्नमेंट का कसूर नहीं ना, ये उस पीर का कसूर है जो उनको घेरे रखता है, जो ये बोलता है जी अब मैंने ये कोर्स करा दिया, मेरे से ये कोर्स करो, मैंने ये यूपीएससी की तैयारी कराओ, वो तो आपकी जॉब करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। आपको उनको लग रहा है कि मैंने तो कुछ और ही करना है, ये तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ। जब तक हम लोग अपने बच्चों को और अपनी फैमिलीज को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे कि अगर एक बच्चा सुबह उठता है, वो 20-21 साल का है, वो जाता है बाहर और कोई भी जॉब, पॉजिटिव जॉब करके, जो क्राइम नहीं है, जो लेबोरियस है, हार्ड वर्किंग है, जिसके बदले में उसको रिवॉर्ड मिलता है, चाहे 5,000 रुपीज़ अ मंथ, और शाम को जब वो घर लेके आता है, पेरेंट कहते हैं वेरी गुड, तूने काम किया, आई अप्रिशिएट यू, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और इसका सलूशन क्या है, जो मैंने आपको कहा, आप जैसे आपकी कोई बात सुन लेगा ना रवीश, तो एक और मुद्दा मिल जाएगा इन्फ्लुएंसर को, वो कल वीडियो बनाएगा, देखो जी 12 साल पढ़ के जो उसको मिला वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो उससे छूटा वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको कंटिन्यूसली सपोर्ट में रहना है। बिल्कुल, देखिए हमने शुरू की बात से कि ये जो इन्फ्लुएंस हो रहा है मार्केट, पहले टीवी था सिर्फ, तो कंट्रोल में था काफी कुछ, आजकल इंटरनेट है तो किसी के कंट्रोल में अच्छा, ये बुरा नहीं है। नहीं बुरा नहीं, हम भी इसी वजह से ओपिनियन दे पा रहे हैं। हमने शुरू यहाँ से किया कि क्या इससे खराबी हो सकती है क्या अब मैं एक चीज मेरे मन में आई कि हम एक चीज को भूल रहे हैं, जहां पर कि लगातार जो इलेक्टेड सरकारें थी हमारी, उनका 3% से 5% बजट होता था एजुकेशन पे, और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा पैसा एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं पे खर्चा जाता था, जो शोध करके बताती थी कि क्या हमको करिकुलम में लाना है। फिर हमारी डिस्कशन पहुंची कि हमने लिखने को स्किल माना, सुनने को, भाषा का, किसी भाषा में वार्ता करने को भी स्किल माना। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ा और मेरे मन में बात आई कि ये क्या एक और एनसीईआरटी प्रॉम्प्ट एआई से बात कैसे करोगे? देखिए वो तो बड़ी आगे की बात थी। अब मैं उसके लिए भी देखिए उसके लिए भी आपको हाँ बिल्कुल अभी प्रेजेंट है, लेकिन जो 10 साल पहले 15 साल पहले की रिक्वायरमेंट थी, अगर हमारा बच्चा जो अभी निकल रहा है सिस्टम से अगर वो एक्वायर्ड नहीं है, तो दैट मीन सरकारें भी कहीं ना कहीं लैक्स रही हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अब इसका सॉल्यूशन जो लास्ट कमेंट लेंगे, और शायद इसी वैक्यूम के कारण, इस जो ये सरकार की भी कमियां रही पॉलिसी लेवल पे, इसी वैक्यूम के कारण जो बाकी चीजें हैं उनको मौका मिल गया वो। अब मैं इसके ऊपर बात करता हूं, जो बड़ी तुमने बात इंपॉर्टेंट की, क्योंकि ये जो चर्चा मुझे लगता है हमें 2-3 एपिसोड करने चाहिए ऐसे। जी बिल्कुल, मैं रेलेवेंट हूँ, कोई मेरी बात को बुरा माने या क्रिटिसाइज करे, मोस्ट वेलकम है। मैं रेलेवेंट हूँ, सुन लोगे आपका भला, नहीं सुनोगे मुझे दुख होगा कि मैं एक जनरेशन को बता सकता था व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। जो आपने कहा ना कि सरकारों की बात, मैं ये बताऊँगा, जो सरकारें होती है ना, वो किस मोटिव को लेके आ रही हैं वो देखना है। आज भी हमारी सरकारों का मोटिव जो है वो रेलेवेंट एजुकेशन स्ट्रक्चर बनाना नहीं है। आज भी इंडिया की, भारत की कमी, सर इंडिया को भी साइड पे छोड़ते हैं, अमेरिका में आज अमेरिका को लग रहा है कि मुझे एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर से ही सरकार में आना था। मिशन 2025 पे जो डॉक्यूमेंट आया है, डोनाल्ड ट्रंप उसको फॉलो कर रहा है। अपने से लोगों को, जो कंट्री बोलती थी किसी को कोई दुख है मेरे पास आओ मैं असाइलम दूंगी, वो अपने पास आए हुए लोगों को बड़ी बेड़ियों में बाहर फेंक रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ से चले जाओ। तो अब ये समझने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। एक माँ बाप, एक दादा दादी, एक नाना नानी, मौसा मासी, बुआ जी के हस्बैंड, वो उन 2-3 बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। अपनी फैमिली के अंदर इन्वेजन को बड़े आराम से रोक सकते हैं। और वो इन्वेजन कैसे रुकती है? रूट्स पे जाना। और रूट पे क्या है? वी आर द ओनली कंट्री इन दिस वर्ल्ड हु हैज़ गॉट अ सिविलाइज्ड सोसाइटी वे बैक। वी डोंट हैव इवन टाइम, कोई कब से हमारा सोसाइटी बन चुकी थी। मोहनजोदारो को हम देखते हैं, मैं कह रहा हूँ कि रामायण मोहनजोदारो को देख लें, मान लो अगर आप मोहनजोदारो को देख लें, हड़प्पन कल्चर को देख लें, तो हमारे रूट्स में फैमिली का कल्चर और वैल्यूज़ है जो कि हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम रजिस्ट्री, इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो डीएनए में है बाहर आ रहा। सिर्फ करना क्या है, हमें अपने आप को थोड़ी देर के लिए आइसोलेट करना है, अपने बच्चों के साथ बैठना है, अपने बच्चों के साथ उनसे कम्युनिकेट करना है, और फिर
अपनी नॉलेज को देखना है, उनकी नॉलेज को सुनना है, और अगर हमें लग रहा है कि हम दोनों की नॉलेज जो है वो डायरेक्शनल नहीं हो रही है तो किसी एक्सपर्ट को लाना है जिसका माइंडसेट सेल्फलेस हो, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, जो आपके रिसोर्स के अकॉर्डिंगली काम करे, ना कि आपको अपनी नॉलेज को थोपे कि मुझे लग रहा है टाइप करना चाहिए, आप टाइप करो, बेशक आपने उसके बाद काम ही नहीं करना हो कंप्यूटर एजुकेशन का। इसलिए मैंने जो कहा क्या करें क्या ना करें, सबसे पहले आप कुछ ना करें और थोड़ी देर के लिए ओवर ट्रीटमेंट ना करें। मेरे अभी रिसेंटली एक डॉक्टर साहब से बात कर रही थी, वो पॉइंट यहाँ लगेगा, एजुकेशन में हम बहुत ज़्यादा ओवर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे कोई बीमारी होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक होती है, लेकिन अगर उसका ओवर ट्रीटमेंट कर दिया जाए ना तो ओवर ट्रीटमेंट से इंसान की जान जा सकती है और उसको खराबी हो सकती है। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ओवर ट्रीटमेंट किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग एम्प्लॉय होना चाहते हैं। किसी को घर में प्रॉब्लम थी, चल यार मैं ए फॉर एप्पल पढ़ा देता हूँ, और फिर दूसरा बंदा बैठा था, यार इसको मिल गई, मैं इसको रोकने के लिए ए फॉर एप्पल का क्रिटिसिज्म कर लेता हूँ। दिस इज़ रॉन्ग। अगर किसी कंपनी ने रिफाइंड ऑयल बेचना था तो अपना रिफाइंड ऑयल बेचना था ना, ये क्यों चलाया कि सरसों का तेल ख़राब है, इंडियन ऑयल्स ख़राब है, और एक जनरेशन लग गई सुधरने में, और रिफाइंड ऑयल बाद में पता लगा कि वो ज़्यादा ख़राब था। अब एक और नेरेटिव आ गया कि नहीं रिफाइंड ऑयल बड़ा ज़्यादा ख़राब नहीं, पॉम ऑयल भी ठीक ही है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जब तक आपको पूरी तरह किसी बात का सच ना पता लगे, बहुत जल्दी इन मासूम बच्चों को इंटरफेयर ना करें। सर इंटरनेट से ये ख़राब हो रहे हैं, बच्चे बेशक आपके हैं लेकिन साउल मॉडल है, वो 2025 की साउल लेके आ रहा है, वो 2020 की साउल लेके आ रहा है। आपको कंप्यूटर सीखने में दिक्कत आई, आपको उसको नहीं आएगी, वो आपसे, और आपका ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि यार मुझे मोबाइल चलाने में दिक्कत आती है, मेरे बच्चे तो फटाफट सीख लेते हैं। दिस इज ट्रूथ, दिस इज समथिंग विच इज टू बी ऑब्जर्व्ड कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जनरेशन उसको अडॉप्ट कर लेती है, आपसे नहीं हो पाती, आप क्रिटिसिज्म करते हो उसका। आपको बैलेंस बनाना है, टेक्नोलॉजी उसको करने दो, संस्कार जो हजारों साल से चले आए वो आप उनको ट्रांसफर करो, तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। जी और जो लोग ये इन्फ्लुएंसर हैं, नेक्स्ट सीरीज में करेंगे कंटिन्यू में, और डाटा लाऊंगा, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। काफ़ी लोग अब एक्चुअली लाइव देख रहे हैं हमें, अच्छा, तो मैं चाहूँगा हम आधी रात को लगे हुए हैं, सोने का टाइम दे दें, नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे। मैं ये चाहूँगा कि भाई जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने अपनी ज़िंदगी के 28-30 साल इस लाइन को दिए हैं। भगवान करे हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे भारत का ऑब्जर्वेशन पूरी दुनिया को पीस की तरफ लेके जा रहा है, ये ऑब्जर्वेशन लोगों के काम आए। 2 लाइन्स, आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं, उस प्यार को दिखाने का टाइम है। वही प्यार आपके बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से एक बेहतरीन इंसान बनाएगा, बिकॉज ट्रू लव इज़ दी ओनली रिलीजन ऑफ एनी साउल, और यही सच है। तो जो प्यार छोटी छोटी कमियों की वजह से हम दिखाने में चूक जाते हैं, वही कमियां बड़े होके बच्चों को दिक्कत देती हैं, और वही कमियां बच्चे जब नहीं फील करते हैं और वो फिर अपनी फैमिली बनाने में दिक्कत करते हैं, क्योंकि उनको बचपन याद आता है कि शायद हम भी वैसे ही पेरेंट बनेंगे जो बच्चों को तंग करेंगे, परेशान करेंगे। तो इससे बेटर है कि हम पेरेंटिंग ना ही करें तो अच्छी बात है, हम ऐसे बच्चों को दुनिया में ना लाएँ तो अच्छी बात है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, गुरुकुल भी बहुत अच्छा सिस्टम है, मदरसा भी बहुत अच्छा सिस्टम है। मॉडर्न स्कूल्स को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो हो रहे हैं टाइम से होते जाएंगे। आप लोग किसी भी पेसिमिज्म का शिकार होकर अपने बच्चे को किसी ऐसे रास्ते पे आगे ना बढ़ा दें, किसी एक इंसान के कहने पे जिसका मोटिव आपको पूरी तरह क्लियर नहीं है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अच्छे से आज व्याख्या कर दिया अंत में कि आपको प्रॉब्लम का जड़ समझना है कि देखिए जो आपकी इंटेंशन है आपके बच्चे के लिए वो बिल्कुल सही है, आपको किसी डर के साए में डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है इंटरनेट द्वारा और ये सब चीज़ें कि आपको वैदिक एजुकेशन सिस्टम में जाना चाहिए, संस्कृत एजुकेशन, वो जिस इवन रिलीजियस मदरसों में किसी और तरीके से, वो आज के दिन जो प्रूवन बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, वो जो चल रहा है हमारे स्कूलों के थ्रू, वो एजुकेशन सिस्टम वो है, बेस्ट है, एंड दैट टू विदाउट ट्यूशंस एंड वो है हाई, जिसको बोलते हैं ना इसके एक किस्म का गुड ऑफ ऑल थिंग्स, रिलीजन का भी गुड, रिलीजियस एंड टेक्नोलॉजी का भी गुड, और सिविलाइजेशन का भी रिलीजियस एंड साइंटिफिकली सर्टिफाइड। हाँ, मैं ये कहूँगा बैलेंस्ड एजुकेशन सिस्टम है। डर की कोई बात नहीं है, आप अपने बच्चे से प्यार करिए, जो प्यार में आप डिसीजन लेंगे अपने बच्चे के लिए वो बिल्कुल सही होगा। और टेक्निकली एक और बात ऐड कर दो रवीश, कि भारत सरकार लगभग 1 लाख करोड़ रुपया आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर रही है, वो जाया नहीं होगा। जी 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 बिल्कुल। तो अंत में मैं धन्यवाद